Hello everyone, this is Ankita. In this video we are talking about post independent education. ठीक है, तो इंडिपेंडेंस के बाद किस प्रकार का एजुकेशन था इंडिया में। जब हमें 1947 में इंडिपेंडेंस मिली, इंडिया आज़ाद हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो एजुकेशन है उसकी चीज़ें किस प्रकार से चल रही। ठीक है, तो कॉलोनियल सिस्टम बहुत ज़्यादा था, मतलब लोग परेशान थे ब्रिटिश साम्राज्य के एजुकेशन सिस्टम से, तो उसको रिप्लेस करके एक ऐसा सिस्टम लेकर के आया गया जो हमारे अकॉर्डिंग था। हम उसके लिए हमने क्या क्या किया है वो देखते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, क्या हुआ, इंडिया ने स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के नेटवर्क को एक्सपेंड किया यहाँ पर। ठीक है, और गोल क्या था इस चीज़ का, एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। मतलब जैसे ही देश आज़ाद हुआ है, एक्सपेंड किया गया है। ठीक है, इस चीज़ पर ध्यान देना है। अब इस चीज़ का अगर हम उदाहरण देखें तो आईआईटी खड़गपुर जो है इंडिया का फर्स्ट आईआईटी है, 1951 में इस्टेब्लिश किया गया है। इससे क्या हुआ, नए इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स कंट्री को बिल्ड करने के लिए स्किल्ड मैन पावर आई है अपने पास, क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। इसके बाद आता है एम्फेसाइज ऑन साइंटिफिक रिसर्च। इसके लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं देखिए, स्पेशलाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए गए हैं, जैसे आईआईटीज़ हो गए, आईआईएस हो गए। ठीक है, इससे क्या हुआ, इंडिया ने अपनी जो है साइंटिफिक कैपेबिलिटी को बिल्ड किया है और इंजीनियरिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी में खुद प्रोग्रेस करी है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहे हैं। ठीक है, इसरो में काम करने वाले जो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं वो आईआईटी से आए हैं। इसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस कैरिकुलम। अब इंडिजीनियस कैरिकुलम का मतलब क्या है। ठीक है, तो ऐसा कैरिकुलम तैयार किया है जो कि इंडियन कल्चर और हेरिटेज और वैल्यूज़ के हिसाब से, ना कि ब्रिटिश के हिसाब से। ठीक है, और साथ ही साथ ग्लोबल नॉलेज को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत ही ऑर्थोडॉक्स बन करके चल रहे हैं, यहाँ पे हमने प्रॉपर बैलेंसिंग की है, बैलेंस वाला अप्रोच अपनाया है। अपनी कल्चर, हेरिटेज और वैल्यूज़ को भी ध्यान में रखा है और ग्लोबल नॉलेज को भी ध्यान में रखा है। इसका गोल क्या था, ऐसे सिटीजन्स हमने बनाए हैं जो कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट को समझ करके दुनिया के साथ compete भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, यूजीसी, एक सेकेंड, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट यूजीसी एंड सीएसआईआर। यूजीसी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ को फंड प्रोवाइड करता है और क्वालिटी है यूजीसी, और क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है। ठीक है, वहीं पर सीएसआईआर जो है वो साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करता है। ठीक है, और इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, वहीं पर अगर हम देखते हैं कि यूजीसी क्या है, यूजीसी देख लीजिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ग्रोथ ऑफ टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन। ठीक है, टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन में हमने क्या ग्रोथ करी है, इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किए हैं, आईआईटीज़, एनआईटीज़, आईआईएम्स। ठीक है, इसका रिज़ल्ट क्या रहा है हमारे यहाँ, इसका रिज़ल्ट ये रहा है कि इंडिया जो है, इंडिया की नॉलेज इकनॉमी बढ़ी है, इंडिया नॉलेज इकनॉमी बनाने लगा है। ठीक है, और जो प्रोफेशनल वर्कफोर्स हैं इनकी क्वालिटी इंप्रूव हुई है, जो काम करने वाले हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनकी क्वालिटी में यहाँ पर डेवलपमेंट आया है। नेक्स्ट आता है हमारा फोकस ऑन लिबरल आर्ट एंड सोशल साइंसेस। तो साइंस के साथ साथ ह्यूमैनिटीज़ को भी डेवलप किया है। ठीक है, मतलब आर्ट्स हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया या साइकोलॉजी हो गया, इन सभी चीज़ों पर भी बराबर ध्यान दिया गया है। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों, तो सोसाइटी को समझना होगा कि केवल एजुकेशन या फिर साइंस से ही आप सोसाइटी को डेवलप नहीं कर सकते हो।
आपको इम्प्रूव करने के लिए बैलेंस बिठाना होगा, माइंडसेट को भी डेवलप करना होगा। उन सभी चीज़ों के लिए ये जो हमने ऊपर सारी चीज़ें देखी वो सभी करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो पोस्ट 1991 लिबरलाइजेशन जो हुआ था उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इंक्रीज़ हुए हैं और अर्बन एरियाज़ में मॉडर्न कैंपसेस बहुत ज़्यादा डेवलप हुए। अब इसके कुछ प्रोज हैं और कुछ कॉन्स हैं। ठीक है, ज़्यादा सीट्स होंगी, ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, लेकिन कॉन्स क्या हैं इसके? जो हमारी क्वालिटी है वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए इसका रेगुलेशन इम्पॉर्टेंट है। अब कैसे? इसका अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो अगर प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो भाई वो ना घर घर तो पहुँच रहे हैं पर क्या उतनी क्वालिटी मिल रही है? तो इस चीज़ को देखने के लिए वहाँ पर रेगुलेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आता है नेक्स्ट, ग्लोबल कोलैबोरेशन। ठीक है, इंडिया ने फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप किया है और शुरू किया है स्टूडेंट एक्सचेंज और फैकल्टी एक्सचेंज एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। अब इस चीज़ का एग्जांपल अगर हम देखना चाहें, इंडिया यूएसए और इंडिया यूरोप में मल्टीपल MOUs होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिजिटल एजुकेशन एंड ऑनलाइन लर्निंग। अब डिजिटल एजुकेशन और ऑनलाइन लर्निंग क्या है? रिसेंट ईयर में कोविड के बाद काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक है, MOOCs आए हैं, डिजिटल क्लासरूम्स आए हैं, सारी चीज़ें आई हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या रहा है? स्मॉल टाउन्स वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी टॉप लेवल के एजुकेशन एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया? स्वयं हो गया है। ठीक है, ये सारे के सारे कोर्सेज। इसके बाद आता है हमारा रिसर्च एंड इनोवेशन। ठीक है, ये क्या है? गवर्नमेंट ने रिसर्च को बूस्ट किया है। ठीक है, गवर्नमेंट को भी लगा है कि रिसर्च करना हमारे एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इनोवेशन हब्स, इंक्यूबेशन सेंटर्स, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव्स। अब ये किया क्यों गया है? इसका गोल ये था कि इंडिया को जो नॉलेज लेवल है इंडिया का, ठीक है, उसको बढ़ाना है और ओरिजिनल रिसर्च को यहाँ पर प्रोड्यूस करना है। मतलब जो इंडिया है वो भी रिसर्च में आगे जाए। इसके बाद आता है हमारा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948। ठीक है, ये किसके द्वारा लीड किया गया है? डॉक्टर S राधाकृष्णन। ठीक है, पर्पस क्या था इसका? पर्पस यहाँ था यूनिवर्सिटीज़ के जो एजुकेशन हैं उनका डीप रिव्यू करना और क्वालिटी, करिकुलम और वैल्यूज़ सबको चेक में रखना। ठीक, कि वो सही तरीके से हैं या नहीं है। और इसका मेजर रिकमेंडेशन क्या था? कि एजुकेशन शुड बी बिल्ड। एजुकेशन के ज़रिए से कैरेक्टर, कल्चर, नेशनल यूनिटी, मॉरल वैल्यूज़ एंड लीडरशिप, इन सभी चीज़ों को बिल्ड करना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा जो एजुकेशन का मामला है उसमें सेंट्रल और स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर आता है एक डिबेट, वो ये है कि एजुकेशन को सेंट्रल के कंट्रोल में रहना चाहिए या फिर स्टेट के कंट्रोल में रहना चाहिए। तो इसका कंक्लूज़न ये निकल करके आया कि दोनों का ही इसमें रोल रखा गया है। ठीक है, मेनली स्टेट का सब्जेक्ट है बट सेंटर क्या करेगी? स्टैंडर्ड सेट करेगी और कोऑर्डिनेट करेगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया में एजुकेशन के लिए इसको एंट्रीज़ में शामिल किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, एंट्री नंबर 63 ये बात करता है सेंट्रल कंट्रोल मेजर नेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। ठीक है, कौन कौन से हैं वो? नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, BHU, AMU और दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एंट्री नंबर 64 एंड 65। सेंटर को पावर है साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने की और ऑपरेट करने की। ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे IIT हो गए और IIMs हो गए, इस प्रकार के कॉलेजेस को क्या है? इस्टेब्लिश करने की और ऑपरेट करने की। इसके बाद आती है एंट्री नंबर 66। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? सेंटर को राइट है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन का और स्टैंडर्ड मीडियम सेट करने का, मेंटेनेंस करने के लिए और हायर एजुकेशन की जो बॉडीज़ हैं उसे सुपरवाइज करने का। इस बेसिस पर कुछ चीज़ें यहाँ पर इस्टेब्लिश की गई हैं, क्रिएट की गई हैं। अब क्या क्या है वो चीज़ें? तो देखिए, ये है UGC,
मेडिकल काउंसिल हो गया, बार काउंसिल हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब आता है बात व्हाट इज़ यूजीसी। तो 1952 में सेंट्रल के द्वारा डिसाइड किया गया है। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया 1952 में कि सेंट्रल जो है वो डिसाइड करेगा कि जो भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, कैसी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गई और अदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं, वो सारी चीज़ें कौन हैंडल करेगा, यूजीसी हैंडल करेगा, ठीक है। और ऑफिशियली यूजीसी को वहाँ पर लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। उस वक्त वो एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे। इसके बाद आता है, देखिए, मुलादेर कमीशन 1952 से 1953 तक। ये क्या है, ये एक सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था। रिकमेंडेशन इनका ये था कि 3 ईयर सेकेंडरी और 4 ईयर हायर सेकेंडरी सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। मल्टीपल पर्पस स्कूल और वोकेशनल ट्रेनिंग इंकरेज करना चाहिए यहाँ पर। ये यहाँ पर रिकमेंडेशन आया था इस कमीशन। तो ऐसे कई सारे कमीशन स्टैब्लिश किए जाते हैं, उनसे रिकमेंडेशन मांगे जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके उस सोसाइटीज़ की नीड को देख करके कुछ ऑब्जर्वेशन देते हैं। तो उन्होंने ये सारे ऑब्जर्वेशन यहाँ पर दिए थे। इसके बाद आता है 1961 में कमेटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये इसके जो चेयरपर्सन थे वो थे डॉक्टर संपूर्णानंद, ठीक है। इनका फोकस था कि नेशनल इमोशनल यूनिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए एजुकेशन के थ्रू, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम 1963 में। 1963 में बात की जाती है गुजरात एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। गुजरात यूनिवर्सिटी ने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एज अ गुजराती को यहाँ पर प्रपोज किया है और लेटर कोर्ट ने भी इसको रिवर्स कर दिया था। और ये जो डिबेट है काफ़ी टाइम तक चला था। इसके बाद आता है कोठारी कमीशन 1964 से लेकर के 1966 तक का काम था ये, ठीक है। ऑफिशियल जो इसका नाम था वो इंडियन एजुकेशन कमीशन था, ठीक है। चेयरपर्सन कौन थे, डॉक्टर DS कोठारी। अब ये जो कमीशन है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये कमीशन एजुकेशन पॉलिसी का टर्निंग पॉइंट था, ठीक है। अब टर्निंग पॉइंट कैसे था, इसका जो मेन एम था या फोकस था ये था कि एजुकेशन जो प्रोडक्टिविटी है उसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए और इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कैसे किया जाए। सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर था। मॉडर्नाइजेशन और इंडियन वैल्यूज़ को कैसे बैलेंस किया जाए, मोरल, सोशल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को डेवलप कैसे किया जाए, इन सभी चीज़ों पर इस पूरे कमीशन पर सोचा गया और विचार किया गया, ठीक है। अब इस जो हमने कमीशन देखा, कोठारी कमीशन, इसके कुछ सजेशंस आए थे। अभी क्या सजेशंस थे वो देखिए। इसके सजेशन थे कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए, आर्टिकल 45 में जो दिया गया, ठीक है। 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को यहाँ पर एडवाइस दी गई, ठीक है। और बाद में राइट टू एजुकेशन में इसको इन्वॉल्व कर दिया गया। इसके बाद आता है इंडियन एजुकेशन सर्विस, ठीक है, IES। एक न्यू नेशनल सर्विस प्रपोज किया गया था यहाँ पर। अब किस लिए किया गया था, जो एजुकेशन सिस्टम है उसको ऐसा प्रोफेशनल कैडर बनाने के लिए और उसके थ्रू उसको कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि IAS और IPS होते हैं, वैसे ही उन्होंने सोचा कि अगर हम एजुकेशन के सेक्टर में भी इस तरीके के ऑफिशियल डेजिग्नेशन बना देंगे तो बहुत अच्छी क्या कहते हैं इसको, पहचान मिलेगी और बहुत अच्छे लेवल पे ये डेवलप होगा। इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन की बात। तो इसमें बात की गई है कि नेशनल इनकम क्या था, 6%, नेशनल इनकम का 6% एजुकेशन पर खर्च करने का जो है वो रिकमेंडेशन वहाँ पर रखा गया। और मज़े की बात यह है कि इंडिया आज तक 6% अचीव नहीं कर पाया है, ठीक है। ये अभी भी केवल डिस्कशन का ही पॉइंट बना हुआ है। इसके बाद उनका सजेशन था कि 10+2+3 का एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर लाया जाए, ठीक है। जो आज सिस्टम है कि 10 साल आप स्कूल में पढ़ोगे, फिर 2 साल आप सेकेंडरी में पढ़ोगे, फिर 3 साल की आपको डिग्री लेनी पड़ेगी। ये उस वक्त कोठारी कमीशन का गिफ्ट था, ठीक है। अब इस कमीशन के एडवांटेजेस क्या क्या थे, यूनिफॉर्म सिस्टम, ठीक है, सिलेक्शन, स्पेशलाइजेशन पॉसिबल था। इसके बाद आता है कॉमन स्कूल सिस्टम। अब ये कॉमन स्कूल सिस्टम क्या था, मतलब यहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि कौन बच्चा किस घर से आता है, कौन बच्चा किस बैकग्राउंड से आता है। बैकग्राउंड यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी और हर बच्चे को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशन वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर कहा गया था। ना ये देखा जाएगा कि कोई रिच है, ना ये देखा जाएगा कोई पुअर है।
सेम स्कूल में एक सेम फिलोसफी चलेगी कि हर किसी को एजुकेशन देनी। अब रियलिटी क्या थी, फुल्ली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इसके बाद आता है हमारा लैंग्वेज पॉलिसी। व्हाट इज़ लैंग्वेज पॉलिसी? कमीशन ने क्या कहा कि ट्राइलिंगुअल फॉर्मूला सजेस्ट किया था कि एक तो रीजनेबल लैंग्वेज हम रख लेंगे, एक हिंदी रख लेंगे और एक इंग्लिश रख लेंगे। अब ये क्यों किया? क्योंकि उन्हें चाहिए था कि हमको अपनी जो कल्चरल चीज़ है उसको भी देखना है, नेशनल यूनिटी को भी देखना है और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को भी ध्यान में रखना है। तो 3 लैंग्वेज वाला जो रूल है यहाँ पर आया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा टीचर ट्रेनिंग एंड स्टेटस। अब इसमें कमीशन ने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग और स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है इंस्टीट्यूशन, इन दोनों को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था। अब इसका पर्पज़ क्या था? अब इसका यहाँ पर पर्पज़ ये था कि जो टीचर्स हैं वो क्वालिटी इम्प्रूव करना चाहते थे टीचर्स की, ठीक है, कि अच्छे टीचर्स आएँ और इन सर्विस ट्रेनिंग मिले टीचर्स को और प्रोफेशनल वहाँ पर डेवलपमेंट हो। इसके बाद आता है क्लस्टर ऑफ सेंटर्स। यहाँ पर क्या हुआ कि कई सारे मल्टीपल इंस्टीट्यूट मिल करके इनोवेटिव आइडियाज़ निकालेंगे, उस तरीके से उसको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और ट्रेनिंग के लिए, हाई लेवल रिसर्च के लिए क्लस्टर ऑफ सेंटर्स बनाए जाएंगे। इसके बाद आता है JNU 1969 में, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंट एजुकेशन सिस्टम का इंस्टीट्यूशन था ये। बोल्ड विज़न था, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी और एकेडमिक फ्रीडम, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीज़ों पर ध्यान दिया गया था। विज़न था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एम्फेसाइज किया गया वो स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन पर, इंटरनेशनल आउटलुक पर और एक्सपेरिमेंटेशन पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। अब इस पूरी पॉलिसीज़ में कुछ पॉलिसीज़ तो क्या हुई, ठीक ठाक रहीं और कुछ पॉलिसीज़ बुरी तरीके से इसमें फेल हो गई। अब देखिए इसमें आगे क्या कहा जा रहा है कि जो एजुकेशन हमारा एज अ सब्जेक्ट है वो पहले स्टेट का सब्जेक्ट होता था, मतलब स्टेट उसके बारे में सारी देखभाल करती थी, स्टेट ही उसके ऊपर लॉ बना सकती थी, ये सारी चीज़ें स्टेट के अंडर में जा रही थी। बट 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, ठीक है। उसमें एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। अब कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया तो स्टेट और सेंटर ये दोनों के अंडर में आ गया। अब दोनों ही इसकी देखभाल कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर के एजुकेशन को गवर्न करेंगे, ठीक है। सेंटर का जो रोल है वो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन का, स्टैंडर्ड सेटिंग का और नेशनल प्लानिंग का। इसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन पॉलिसी 1978। 1978 में एक पॉलिसी फ्रेमवर्क पब्लिश हुआ था, ठीक है, जिसके ऑब्जेक्टिव्स थे। अब क्या क्या थे, हायर एजुकेशन को डेवलप करना, कि हायर एजुकेशन को हमें कैसे क्या डेवलप करना है इसमें दिखा गया था, ठीक है। स्ट्रेटजी प्रोवाइड करना कि कैसी क्या स्ट्रेटजी रहेगी हमारी, एक्सपेंशन और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ये दोनों ही चीज़ें भी देखना। इसके बाद नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स आता है 1984 में, ठीक है। इसका फोकस क्या था कि हायर एजुकेशन में जो टीचर्स का स्टेटस है उसको इम्प्रूव करना, किस प्रकार से टीचर काम कर रहे हैं उसके सारी चीज़ें, टीचर्स को क्या क्या स्टैंडिंग होनी चाहिए, सारा स्टेटस को बेसिकली इम्प्रूव करना, ठीक है। इसका आउटकम क्या हुआ, 1986 में UGC ने कई सारे स्टडी सेंटर्स को स्टैब्लिश कर दिया और विमेंस की स्टडी और हाई लेवल रिसर्च की फील्ड में कई सारे स्टडी सेंटर्स बने। इसके बाद कमेटी आती है हायर एजुकेशन पे 1985 से 1986 में, जिसको जलंधर रेड्डी कमेटी भी कहा जाता है, ठीक है। मेन आइडियाज़ क्या थे इसके, मेन आइडियाज़ इसके थे कि हायर एजुकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी है और सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को अलाउ किए गए हैं, मतलब ऑटोनॉमस बनाया गया है, ठीक है। और ट्रेडिशनल पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन को मिक्स कर दिया गया। इसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 आता है और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। तो 1996 की पॉलिसी के अंडर में क्या फोकस था हमारा, यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री एजुकेशन और वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग, SC/ST माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशल इनिशिएटिव लिए गए थे यहाँ पर, और वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया। अब इसमें इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप दिया। अब क्या क्या पॉइंट्स आए हैं इसमें देखिए,
एफिलिएशन गाइडलाइंस आई हैं, न्यू कॉलेज के एफिलिएशन के रूल्स स्टैंडर्डाइज किए गए थे, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ मैनेजमेंट कमेटी मतलब यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम को रिव्यू किया गया था और इम्प्रूव किया गया था। जो हमारे कॉलेजेस की फैकल्टीज़ वगैरह होती हैं उनके लिए स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि अगर आपको एज अ फैकल्टी आना है तो आपको नेट सेट या JRF के लिए एलिजिबल होना पड़ेगा, ठीक है। उनको आपको पास करके ही आना पड़ेगा। कोर्सेज़ को रीडिज़ाइन किया गया था, कोर्सेज़ को रिवाइज किया गया था और रेलेवेंस और प्रैक्टिकलिटी उनकी देखी गई थी कि भाई इनका अभी भी रेलेवेंस है या नहीं है। UGC स्कीम फॉर द स्टाफ डेवलपमेंट, जो एकेडमिक स्टाफ होता है उनके लिए ट्रेनिंग और वर्कशॉप वहाँ पर अप्रूव किए गए थे। टीचर्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पर जो अप्रेजल होता है उनके एवेल्यूशन को देखने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स हैं वो सेट डाउन किए गए थे वहाँ पर कई सारे कॉलेजेस एजुकेशन के मामले में। और बाद में कहा गया कि स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट्स देखने के लिए काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद आती है हमारी गणानाम कमेटी 1993, ठीक है। सजेशंस क्या थे इनके? ऑटोनॉमी इन हायर एजुकेशन में अपनी ऑटोनॉमी हायर एजुकेशन में ऑटोनॉमी दे देनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी दे देनी चाहिए फॉर यूनिवर्सिटीज़ और अकाउंटेबिलिटी एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की यहाँ पर रिकमेंडेशन दी गई। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सैम पित्रोदा कमेटी 2007, ठीक है। इसको नेशनल नॉलेज कमीशन भी बोला जाता है। इसका मेन फोकस था हमारा इन चीज़ों पर। अभी क्या चीज़ें हैं? मल्टी डिसिप्लिनरी रेस्ट्रोटिंग, ठीक है। रिसोर्सेज अलोकेट किए गए थे अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस कि कैसा क्या परफॉर्मेंस रहता है, उसी हिसाब से हम आपको रिसोर्सेज देंगे। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की एंट्री को यहाँ पर सपोर्ट किया गया था और एफिलिएशन बर्डन रिड्यूस किया गया था। यूनिवर्सिटीज़ को 1500 तक इंक्रीज़ करना था 2025 को और इसका एम था कि इंडिया को एज अ नॉलेज पावर हाउस इस्टेब्लिश करना है। इसके बाद आती है KV पवार कमेटी 2007, ठीक है। इसका पर्पस था पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप इन हायर एजुकेशन एक्सप्लोर करना था, ठीक है। और मॉडल पर्पस था इसका कि इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया जाए, क्वालिटी इम्प्रूव की जाए। इसके बाद आती है हमारी यशपाल कमेटी 2009, नोन फॉर द रिनोवेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है। अब इसमें क्या था? इसकी रिपोर्ट थी लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब आप जो भी लर्न कर रहे हो सारी चीज़ें आपके ऊपर बर्डन नहीं होना चाहिए। इसका मेन आइडिया था कि जो कैरिकुलम है उसको रिफॉर्म किया जाए, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करी जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ध्यान दिया जाए और होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाए। मतलब केवल एक ही चीज़ नहीं, मेंटली, फिजिकली और उसको साइकोलॉजिकली वहाँ पर व्यक्ति सोचने समझने की चीज़ों में रहे, हर तरीके से वो डेवलप हो। इसके बाद आती है शर्मा कमेटी। व्हाट इज़ शर्मा कमेटी? चेयरपर्सन थे MM शर्मा, ठीक है। फोकस क्या था इनका? साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन पर। अब इनके कुछ की रिकमेंडेशंस थे। इस्टेब्लिश करना था IISER को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। हाई लेवल रिसर्च और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इनको इस्टेब्लिश करने थे, ठीक है। एक्सपेंड करना था टेक्निकल एजुकेशन को, क्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी को इंश्योर करना था कि क्वालिटी भी सही होनी चाहिए, सबके लिए एक्सेसिबल भी होना चाहिए और अफोर्डेबल भी होना चाहिए कि हर व्यक्ति उसको अफोर्ड कर सके। और इन्वेस्ट करने के लिए कहा गया बेसिक साइंसेज में, ठीक है। एनुअल इन्वेस्टमेंट इन बेसिक साइंसेज रिसर्च और सजेस्टेड बाय UGC, जो कि UGC के द्वारा यहाँ पर सजेस्ट किया जाए। इसके बाद आती है डॉक्टर अनिल काकोदकर कमेटी 2010 से 2011 का। चेयरपर्सन कौन थे? डॉक्टर अनिल काकोदकर, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, ठीक है। और इस कमेटी का कोर फोकस था टेक्निकल एजुकेशन एनहांस करने पर, स्पेशली IITs को वर्ल्ड क्लास बनाने पर, ठीक है। की पॉइंट्स क्या थे इनके? मेजर कुछ रिकमेंडेशंस थे। अब वो क्या क्या थे, ठीक है, यह हमें देखना है। ग्लोबल स्टैंडिंग एंड अफेक्टिवनेस ऑफ IIT को इम्प्रूव करना, ठीक है। तो IITs का ग्लोबली स्टैंड हो और वो अफेक्टिव ही। फंडिंग रिकमेंडेशन दिए थे कि 2% ऑफ एवरी इंस्टीट्यूशंस बजट रिजर्व फॉर द रिसर्च पर्पजेज ओनली, कि हर एक इंस्टीट्यूशन में 2% तो कम से कम आप रिसर्च में ही लगाओगे, ठीक है, जिससे रिसर्च वहाँ पर होगी तो चीज़ें डेवलप होंगी, डेवलपमेंट की तरफ
अब गवर्नेंस के बारे में क्या कहा, कमिटी टू प्रमोट ऑटोनॉमी उन्होंने कहा कि ऑटोनॉमी लेकर के आइए। गुड गवर्नेंस के लिए उन्होंने कहा, फोकस किया था लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर, क्या आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चलिए। महाराष्ट्र मॉडल लेकर आए थे। अब ये क्या है, हायर एजुकेशन गवर्नमेंट को इम्प्रूवमेंट के लिए लेकर के आए थे, लॉन्ग टर्म बेसिस पर कमिटी काम करती रही इस पर, ठीक है। इसके बाद आती है साहू कमेटी 2016 में। फुल नेम क्या था, कमिटी टू इम्प्रूव गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। इसको सेटअप किया गया था MHRD के द्वारा, और इसके जो चेयरपर्सन थे वो थे MS साहू, ठीक है। इसका जो कोर फोकस था वो किस चीज़ पर था, इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस पर, अकाउंटेबिलिटी पर और परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट पर। तो ये कुछ हमारी कमिटीज़ थी जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंट आई थी, और इन्होंने जो भी रिकमेंडेशंस दिए हुए थे, ये सारे ही रिकमेंडेशन दिए हुए थे, इनसे क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ हमने वो देखा। अब इसके बाद हमारा जो 2020 में जो रिकमेंडेशन आया था और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसके बारे में हम इसके बाद की वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा है, पूरे पोस्ट इंडिपेंडेंट कमिटीज़ के बारे में, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन उसमें से बन सकते हैं, तो आपको सारे एक बार देख लेने हैं, कौन कौन चेयरपर्सन था, कौन किस में, और जो मेजर चीज़ें आई हैं जैसे UGC कैसे आया और सारी चीज़ें, ये बेसिकली देख लेनी है, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार से अगले वीडियो में हम 2020 की नेशनल पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। और इसके बाद वो वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन दबा के रखिएगा। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।